Can you tell me another one? Any other organelle which has got double membrane? No idea. Sorry, I'm not getting it. Come again. Chloroplast. Okay, this is an equivalent part of mitochondria in plants, right? This is an equivalent organelle in plants, equivalent organelle to mitochondria. As you said, mitochondria have double membrane. So, so is the chloroplast. Anything else? We're not concerned about the plant cells, right? We are more concerned about the animal cells. Any other organelle have you heard of? Okay, have you? Do you have any idea what is a prokaryote and eukaryote? Uh, अच्छा, I'm not audible. अच्छा, दूसरों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही मुझे. अच्छा, ऐसा है. अभी बोलिए तो अभी बोलिए कोई और. Apart from Amar, somebody speak up. अच्छा, नहीं तो कोई कोई बोल रहा है क्या? Falguni, speak up. So I'll do one thing. Now, Falguni, you speak up now. Hello. Now, apart from Amar, somebody speak up. I can hear you. You are loud and clear. Falguni, are you there? Snehal, do like that. I'll end it and I'll again make you all join. I'll end the class first. Why is it exit? Good morning once again. And like I had asked you one question to get the info about it, like which are the organelles, cell organelles that have double membrane. Amar said it's mitochondria and chloroplast. Chloroplasts are present in plant cells. Those are the equivalent organelles as of mitochondria in animals. So, do you have any idea? Is there any other organelle or something which has got double membrane? Yeah, please. So, right. Good. So, nucleus is another organelle which has got double membrane. Now, see, if have you been through the developmental biology of it in your school days? Developmental biology.
like developmental biology means zygote, development from the zygote to the young one. Haven't studied? What well, like you must have heard about the cleavage, the blastula, gastrula, right? Uh-huh. So, do you know what happens when blastula, uh, the outer blastomeres invaginate, अंदर की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोब्लास्ट. वो मूव करने के बाद एक आर्किड्रोन नाम का एक स्पेस क्रिएट होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक you know that the structure is being the layers have been created. So यदि सपोज करिए इफ वन मेंबर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो यदि किसी तरफ से उसके सेल्स अंदर की तरफ चले जाए ऐसा, यू वुड हैव अनदर कैविटी इन बिटवीन एंड यू वुड हैव यदि पूरी तरह वो इन्वेजिनेट हो जाए और वो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन को टच करने लगे, यानी कि समझ रहे बात को आप, एक ऐसा सेल है, एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ से सेल अंदर की तरफ चले जाए ऐसे, तो क्या होगा कि यू विल हैव टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. लेकिन जहाँ से दे हैव स्टार्टेड इमेजिनेटिंग या फिर अंदर की तरफ सेल्स जा रहे थे, तो वहाँ पे एक ओपनिंग रह जाएगी, है ना. हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा था जब गैस्ट्रोलेशन होता है तो ब्लास्टोमियर जो बाहर की तरफ है, जो ब्लास्टोसील के पास एक ब्लास्टोपोर होता है, उस पोर के थ्रू वो सेल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं एंड दे क्रिएट अनदर कैविटी व्हिच इज कॉल्ड आर्किड्रोन. एंड ये जो ओपनिंग है जहाँ से मूव करते हैं ब्लास्टोपोर, वो या तो माउथ बन जाता है आगे चल के या फिर एनस बन जाता है, राइट. तो वैसे ही यदि किसी एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर के सेल्स इफ दे इनवेजिनेट अंदर की तरफ मूव करना शुरू करें, तो दे कैन मेक ए डबल membrane structure, and but the double membrane structure would have a pore. जिस पॉइंट से वो अंदर जाएंगे वो ओपनिंग खुली रह जाएंगी, तो वो पोर फॉर्म करेगा. और यदि मान लीजिए क्या आपको ऐसे कोई पोर्स नजर आते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो बिकॉज आपके फर्स्ट यूनिट्स मैडम लेने वाली हैं, तो उसमें आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होगा, लाइक डिफरेंट ऑर्गेन्स. मेरा शायद थर्ड यूनिट से शुरू होता है, तो वहाँ शायद न्यूक्लियस से शुरू होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन क्या आपको वैसे पोर्स बने हुए नजर आते हैं उस पर? एनीबॉडी जिसने थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हो पहले? नहीं. आप लोग बोल नहीं रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे ना, मतलब वही. आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है आप लोग की? मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है ना. तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपने कभी जैसे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में किसी में पोर्स देखे हैं क्या? तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स होते हैं ऐसे? अमर मीन्स टू अमर. अभी अमर नहीं सुन रहा क्या? नहीं, अमर की आवाज नहीं आ रही. ये कोई मुकुंद मुकुंद है ज्वाइन रिसेंटली. ओके, मुकुंद को मैंने अलाउ कर दिया. अमर 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 फिर से रन. जो मैं डिलीट करूँ क्या अमर को? हेलो हेलो अमर.
हेलो। ओके देन। तो हम बात कर रहे थे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स क्या हैं या कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं। उसमें से आप लोगों ने बताया कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा एक न्यूक्लियस है। अब मेरा यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन होने के पीछे एक थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता रहा था। तो मैं कह रहा था यदि आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी यदि पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आपने ब्लास्टुला गैस्ट्रुला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ब्लास्टुला यूजुअली ब्लास्टोसील होता है उसमें एक, और बाहर से ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, और एक पोर होता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। वहां से सेल्स जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं, एंड वो डिप्लोब्लास्टिक या डबल मेम्ब्रेन या फिर ट्रिपल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यदि सेल्स अंदर जाने के बाद दो मेम्ब्रेन्स बनते हो तो उनमें पोर जरूर रहेगा। और जो स्ट्रक्चर्स एक ऑलरेडी एक सेल है, एक एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसको एक दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनकवर कर जाएगा, उस केस में यूजुअली हमें पोर्स नजर नहीं आएंगे। वो खुद एक ही सिंगल मेम्ब्रेन अपने आप सेल्स को इन्वेजिनेट करके ये डबल मेम्ब्रेन बनाता है, तो उसमें पोर जरूर रहेगा, राइट। और जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स यदि किसी के थ्रू एनगल्फ कर लिए गए, सपोज एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के पास में आया, तो सेल मेम्ब्रेन में उसको वैक्यूल फॉर्मेशन के थ्रू उसे एनगल्फ कर लिया, तो कैसे होगा, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक दूसरे वेसिकल जो सिंगल मेम्ब्रेन उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, राइट। तो वो भी डबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। देखा जाए तो ट्रू डबल मेम्ब्रेन जैसा जो सिस्टम है, वो यदि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अपने सेल्स को अंदर की तरफ मूव करके दो लेयर्स बना लेता है, तो उनमें पोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पोर ही होता है जहां से वो सेल्स जो अंदर की तरफ मूव करेंगे डबल मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, इसके लिए हम एक आध कोई एक क्लिप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब अभी एक कंसेप्ट और है, दिस इज वेरी वियर्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अभी आपने उस दिन रेल सिस्टम के बारे में सुना था, देवर फाइबर्स, देवर microtubules on which usually the vesicles in which the content is being carried on. So these vesicles are usually carried on these microtubules with the help of some motor proteins, which are very small, but they can carry these big vesicles from one place to another. Like once the some protein has been formed on endoplasmic reticulum, so वहाँ से vesicles generate होते हैं, and they travel through those microtubules to the Golgi complex, and in the Golgi complex, which is a sac-like structure, उसमें वो उनका modification होता है, some changes आते हैं उनमें, कुछ चीजें attach होती हैं, and they become functional. Those protein molecules become functional, and again these vesicles come out of the Golgi complex, and if they are not needed inside the cell, if they are needed somewhere else, if they are trophic molecules, then they have to move out of the cell. So in that case, the vesicles are again carried on to the cell membrane with the help of these microfilaments only, जिसको हमने रेल सिस्टम कहा था, वेसिकल्स को वैगन कहा था। उनको कैरी करने के लिए जो व्हील्स हैं, वैगन जो व्हील्स से रेल पे चलती हैं, वो व्हील्स जो है मोटर प्रोटीन्स थे। इट वाज a it's a new concept for you all to understand and digest. The another one which I was like going to tell you, there is a belief, there is a school of thought. I don't know whether I have told you or not, but there is a school of thought. Do you understand what the school of thought is? When we say school of thought, इसका मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट मतलब ये, हाँ कोई कुछ कह रहा था, बोलो। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ, जरा सुनिए। सपोज जैसे अभी साइंस फील्ड की फ्रैटर्निटी है, जो बायोलॉजिकल साइंसेस के फ्रैटर्निटी है, जो लिविंग सेल के बारे में या तो पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, दे ऑल कम
come under a single fraternity of biological sciences. एक ग्रुप है जो बायोलॉजिकल साइंसेस से अपने को रिलेट करता है, इधर थ्रू एकेडमिक्स और थ्रू रिसर्च। ठीक है, अब ये इनमें से अ स्कूल ऑफ थॉट, मतलब एक थॉट को मानने वाले वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच एग्जिस्ट इन द फ्रैटर्निटी विच से सो एंड सो। वैसे ही एक ग्रुप ऑफ people, a group of biological sciences fraternity people have formed a group which believes that a eukaryote usually carries a prokaryote in itself. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शायद एक ऑर्गेनेल नहीं है, एक वेसिकल है जिसने एक प्रोकैरियोट को अपने अंदर कैप्चर कर लिया या एनगल्फ कर लिया। ये कभी आपने सुना है इस बात को? ओके, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि कुछ लोग इस चीज, हाँ, शुड आई रिपीट? हाँ, एक यूकैरियोट अपने अंदर एक प्रोकैरियोट को एक वेसिकल के अंदर कैप्चर कर लिया है, यानी इन द टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन prokaryotes existed earlier, but these prokaryotes, what are prokaryotes? Not like that. Pre-existing uh, yes, जिनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। न्यूक्लियर कंटेंट मतलब न्यूक्लिक एसिड्स है या फिर न्यूक्लियर प्लाज्म में जो भी रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कंटेंट होना चाहिए था वो कंटेंट एक एनक्लोज्ड बॉडी जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर नहीं रहता। न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर का जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहता है, राइट? वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। एंड यूकैरियोट्स, प्रो मींस होते प्रिमिटिव, है ना? प्रिमिटिव कैरियोट मींस सेल, सॉरी, कैरियोट मींस न्यूक्लियस, कैरियोस मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो एक प्रिमिटिव स्टेज में था जो ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ था। उसका कंटेंट जरूर है लेकिन वो एक बाउंड्री के अंदर एनक्लोज नहीं थे, तब उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। एंड यूकैरियोट मींस, यू मींस न्यू, न्यू कैरियोट मतलब न्यू कैरियोस मतलब न्यू न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियस मतलब कि यूकैरियोट्स वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है। एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लिक मटेरियल को अपने अंदर एनकम्पास करता है ना? इट कंटेन्स nucleic material inside a single structure, a membrane structure which is called nucleus. जिस भी सेल में एक न्यूक्लियस है हम उसको यूकैरियोट कहते हैं, और जिस सेल में एक न्यूक्लियस नहीं दिखता लेकिन न्यूक्लियस का कंटेंट जरूर रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। सेल का ओरिजिन में आप पढ़ेंगे इन चीजों को। तो कहने का मतलब है कि ये कहा गया था, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद समय ऐसा आया इवोल्यूशन में कि देयर वाज ए लाइक unfavorable conditions for prokaryotes to survive. The reasons may be many or different, we don't know. There were many reasons by which there could be a situation in which a prokaryote cannot make its existence successful. So what happened? It has come into an association with eukaryotes, those cells which has got nucleus in it, which has got nucleic material organized in a nucleus. वो सेल्स के साथ में वो एसोसिएशन में आ गया, दैट मीन्स वो उसके साथ ही उसके अंदर रहने लगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को वो कहते हैं, कोई वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ये मानते हैं कि दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ वेसिकल ऑफ यूकैरियोट व्हिच इज कंटेनिंग अ प्रोकैरियोट। कहने का मतलब है कि हर यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक वेसिकल है जिसने एक प्रोकैरियोट को एनगल्फ कर लिया है ना? ये अभी ये आपने कभी सुना है इस चीज को?
नो। लेकिन ये सभी नहीं मानते हैं इस चीज को। एक ग्रुप ऑफ थॉट है, मतलब एक कुछ ही लोग हैं जो इसको मानते हैं इस प्रकार से। सिर्फ मानने भर से नहीं होता कि भाई मैं बोल रहा हूं इसलिए सही नहीं है, वो मानने के पीछे रीजंस हैं। देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी फैक्ट्स, देयर आर मेनी फीचर्स विच वुड जस्टिफाई दैट देयर थॉट इज राइट। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जे दे गो अगेंस्ट दीज फैक्ट्स। या हाँ 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 हाँ। तो वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग, ये ग्रुप ये भी है कि वो ये नहीं मानता कि वो प्रोकैरियोट है जो यूकैरियोट के वेसिकल के अंदर में ट्रैप्ड है। अब जो मानते हैं कि ये ऐसा है तो उनके पास अपने पॉइंट्स ऑफ जस्टिफिकेशन ये हैं कि सी, if it is a mitochondria, sorry, a mitochondria is a vesicle of eukaryote having a prokaryote in itself, then the prokaryote should have its own genome, its own nucleic content. दो प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं था लेकिन न्यूक्लिक कंटेंट तो था। और यूजुअली प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लिक कंटेंट कैसा था? सर्कुलर था। तो यदि आप ये पॉइंट को देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये पॉइंट प्रूव करता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अंदर पड़ा है वो प्रोकैरियोट हो। और दूसरी बात, प्रोकैरियोट्स यूजुअली नाइट्रोजन बेस्ड डाइजेशन करते थे, पायरुवेट्स को डाइजेस्ट करते थे। वो नॉर्मल शुगर हम जैसे खाते हैं ना वो सब फीड नहीं करते थे, क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में प्रोकैरियोट्स हुए थे प्रिमिटिव स्टेज में, तो उस समय नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हुआ करते थे। उनको डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी निकालने का काम उनमें इवॉल्व हो चुका था। प्रोकैरियोट्स वर एबल टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द पायरुवेट्स जो उसमें एग्जिस्ट किया करते थे शुरुआती तौर पे जब लाइफ बिगिन हुई थी। तो प्रोकैरियोट्स हैव गॉट एन एबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिंग द पायरुवेट्स। अब नाउ यू सी, जैसे कि हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ब्रेक डाउन हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जाता है ब्लड से लिवर में, लिवर के सेल में जाने के बाद वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा थ्रू द गलट। वो जो गेट्स होते हैं ग्लूकोज के, उस गेट से अंदर जाएगा एंड ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको मालूम है एंड प्रोडक्ट जो है पायरुवेट फॉर्म होता है। और उसके बाद पायरुवेट जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। एंड क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है आपको मालूम है? यस। तो सोचिए कि शायद ये एक एसोसिएशन है जिसमें प्रोकैरियोट, जिसकी एबिलिटी थी कि वो पायरुवेट्स को डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी मॉलिक्यूल निकाल सकता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये काम हम यूकैरियोट्स नहीं करता है। उसने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस किया, उसने पायरुवेट के फॉर्म में लेके आया। पायरुवेट जो है एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हमारा सेल क्यों नहीं करता? हमारे सेल के पास एबिलिटी नहीं है। हम जैसे यदि वो स्कूल ऑफ थॉट को हम सपोर्ट करते हैं कि भाई वो एक प्रोकैरियोट है जो हमारे अंदर है, तो प्रोकैरियोट्स में पायरुवेट्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी थी। तो हम भी क्या करते हैं, शायद ऐसा कहा जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक एसोसिएशन है। इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन है, जिसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो उसमें ऐसा है कि प्रोकैरियोट जब हमारे अंदर रह गया तो हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करके मार काट के उसको खत्म नहीं किया। बोले कि ये इट हैज गॉट एन एबिलिटी टू डाइजेस्ट द पायरुवेट्स, तो व्हाई नॉट डू हाफ ऑफ द जॉब ऑफ डाइजेस्टिंग आवर फूड व्हिच वी टेक अप। हम जो खाते हैं उसका आधा ही काम करेंगे, पायरुवेट तक ला देंगे और उसको दे देंगे। किसको? प्रोकैरियोट को, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, शायद जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में वो प्रोकैरियोट है, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास पायरुवेट डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है। ये सब प्रोकैरियोट्स की फीचर्स थे। तो दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए ये स्कूल ऑफ थॉट उसको बहुत सपोर्ट करता है कि हाँ, शायद एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ में म्यूचुअलिज्म के साथ में रहता है, वो उसे कुछ फायदा देता है और वो अपना भी जिंदा रहता है। यानी कि प्रोकैरियोट कीप्स ऑन लिविंग, या फिर शायद एक प्रकार का तरीका है लाइफ के प्रिमिटिव फॉर्म को कंजर्व करने का।
लाइफ जब शुरुआत हुआ था उस समय का जो प्रिमिटिव फॉर्म है एक प्रोकैरियोट, वो अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स या फिर बोलना चाहिए फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है इतने खराब हो चुके थे, उसके लिए फेवरेबल ना नहीं रहे होंगे, तो उसने ऐसा एक तरीका निकाला जिससे कि वो जो एडवांस सेल्स जो थे जिनके पास न्यूक्लियस हुआ करता था, यूकैरियोट्स कहलाते थे, उनके साथ में ये म्यूचुअलिज्म के साथ रहने लगा, उनको वो बेनिफिट करता है और खुद जिंदा रहता है। तो ये वो जो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल है जो यूकैरियोट के वेसिकल में ट्रैप हो चुका है। इसीलिए आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर बैग जो है बड़ा होता है और आउटर जो मेम्ब्रेन है वो छोटा है ना, वो मतलब सर्कुलर ही था, लेकिन उसके कारण क्या हो गया, अंदर जो एक दूसरा यदि प्रोकैरियोट अंदर गया होगा तो उसने कम स्पेस लेने के लिए छोटा सा वेसिकल में जब एंगल्फ हो गया तो उसमें फोल्ड्स आ गए, वो अंदर क्रंच्ड हो गया। इसीलिए आप देखेंगे क्रिस्टे फॉर्म होते हैं। हम पढ़ते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहते हैं कि इट सीम्स एज इफ सम बिगर बैग इज बीन कंप्रेस्ड इन अ स्मॉलर बैग। तो ये सब चीजें फेवर करती हैं कि हाँ शायद ये प्रोकैरियोट है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस कर लिए और पायरुवेट पे चले, लेकिन हम फैट भी खाते हैं, है लिपिड्स भी खाते हैं। तो आपको मालूम है लिपिड्स में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन का भी एंड प्रोडक्ट आप देखेंगे तो पायरुवेट ही बनता है। फिर एसिटिल को के साथ में मिलके वो अंदर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, जो प्रोटीन है वो एक दूसरा साइकिल फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल में कुछ और फॉर्म करता है, लेकिन प्रोटीन्स का हम इवोल्यूशन से जोड़ते हैं तो प्रोटीन्स यूजुअली पहले बने थे जिससे किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। प्रोटीन्स were the building blocks, but later we have started using those protein molecules as substances by which we can carry out our metabolism। हमारी मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने की कैपेसिटी हमने बाद में इवॉल्व कर ली। तो कहने का मतलब ये कि मेन जो स्टफ हम खाते थे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जिसको हम आज क्लासिफाई कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम डाइजेस्ट करते हैं हाफ वे तक और पायरुवेट तक लाने के बाद फिर वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। अभी तक हम ऐसे ही पढ़ते थे कि भाई वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, बट वी हैव नेवर अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे बाय विच वी आर लाइक लुकिंग अप एट इट टुडे कि माइटोकॉन्ड्रिया शायद एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो एक यूकैरियोटिक सेल के वेसिकल में ट्रैप्ड है, एंड वो मारा नहीं जाता क्योंकि वो चाहता है जिंदा रहना और वो हमारी हेल्प करता है कि आपको मैं एनर्जी बना के दूंगा। और एनर्जी आप देखिए एटीपी मॉलिक्यूल्स वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर रहते हैं, एंड वेन एवर वी नीड इट दोज पेरोक्सिसोम्स और वो जो हैं उनके थ्रू वो एटीपी का रिलीज होता है। और आप यदि देखेंगे एटीपी सिंथेज नाम का जो एक मैकेनिज्म, एक मशीनरी है बाय विच एटीपीज आर जनरेटेड, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे उसके ऊपर मेरे पास एक बहुत अच्छा सा क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वो मतलब आई मीन डाल दूंगा, शायद वो मेरी तरफ नहीं है सिलेबस में पढ़ाने के लिए, बट एनीवेज वी वुड लुक इनटू दैट आल्सो। सो ये कंसेप्ट था, ये स्कूल ऑफ थॉट है। दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल with the latest or the which you need to be updated by the sciences you are reading, by the sciences you are studying। तो हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उससे हम थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए करके मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये सब लिखते नहीं बैठना आंसर्स में। वेनेवर बात करने की बारी आई, आज ये वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत से लोग मानते हैं इस चीज़ को, जैसे मैंने रेल सिस्टम वाली बात भी जो कही थी वो आपके टेक्स्ट बुक्स में अभी भी नहीं आई है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि ये अपडेट्स हैं, ये नए नए यू नो डिस्कवरीज हैं जो मालूमात होनी चाहिए, शुड हैव बीन इंक्लूडेड। आई डोंट नो आप लोग के 12th में या कभी भी जब आपने सेल पढ़ा होगा, सेल के बारे में माइक्रोट्यूब्यूल जरूर पढ़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रल फाइबर साइटोस्केलेटन भी पढ़ते हैं, बट आई डोंट नो कि हमें ये पढ़ाया गया है कि वेसिकल्स उस पर ट्रैवल करते हैं, वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में फ्लोट नहीं करते। यदि पढ़ाया गया, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि आई डिड माई 12th इन 89, तो 89 में 12th किया और अभी के आप लोग में 12th किए तो बहुत फर्क है, हो सकता है फ्यू थिंग्स मस्ट हैव बीन एडेड इन। और मैंने ग्रेजुएशन किया, हमने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा ये चीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब मैंने बताया था दैट पर्सन हैड कम फ्रॉम टीआईएफआर,
उन्होंने उनका लेक्चर था. Everybody, when everybody came out of that lecture room, when his presentation was over, he was like invited for the coffee with the faculty. तो मैं बता रहा हूँ कि every student was, ये क्या बोल के चला गया है इंसान, क्योंकि nobody was knowing it. Even the faculty was, they were like pulling their hair. यार पागल बना के चला गया, कौन था, क्या बता के चला गया, हमने तो कभी सुना नहीं. फिर देन उस समय एक चीज हमने कंसिडर की, हाँ साइंटिस्ट वैसे भी पागल होते हैं, ये हमने करार दिया था कि ये पागल इंसान है जो आके बोल के चला गया. बट लेटर आई कुड फाइंड, आप लोग देखिए जब मैंने जो क्लिप बनाई, ये कल से ये थोड़े पुराना क्लिप है, ये जो अपने बायो विजन्स का जो देखा है, सोचिए उसमें इस चीज को यूज किया गया. यदि ये बात सही नहीं होती तो ये चीज दिखाया नहीं गया होता था आपको. एंड दीज थिंग्स, ये जो बारीकियां हैं, जो इंट्रिकेसीज हैं, वो इट हैज बीन रिवील्ड व्हेन योर लुकिंग अप एबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड. यानी आपके देखने की प्रक्रिया, जो आपने देखने का जो प्रोसेस है, वो जितना इवॉल्व होता चला गया, यू कुड सी दीज थिंग्स. यानी कि हमारी माइक्रोस्कोपी जितनी अच्छी होती चली गई, हम जितने अच्छे लेंसेज यूज करते हैं, तो वो हमें समझ में आता है कि हाँ ये भी था जो दिख नहीं रहा था. अभी आप कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, जैसे कि मैं सोचा करता था, अरे अभी कैसे दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिख रहा था, पहले रहा होता, पहले से है तो दिखना तो चाहिए था, भले क्लैरिटी नहीं रहेंगी लेकिन दिखना तो चाहिए था. बट लेकिन आप लेंसेज को यदि यूज किए होंगे, बचपन में लेंसेज से खेले होंगे, आई डोंट नो कितने लोगों ने खेला है. यदि आप जैसे देखिए ये लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस, इससे यदि आपने खेला होगा, किसी भी टेक्स्ट को आपको देखना है मैग्नीफायर नजदीक रखना पड़ता है, नजदीक रखा तो क्लियर दिखता है. आप ये दूर लेते चले जाएंगे, दूर लेते जाएंगे, तब देखिए विजन में बहुत सारी चीजें कट जाती हैं, दिखती नहीं. बिकॉज आपको मालूम है जो चीज नजर आ रही है, बिकॉज लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है. हमारी अपनी एक लेंस है जो उसको उसकी इमेज ड्रॉ करता है हमारे रेटिना पे. लेकिन हमने एक और लेंस बीच में ला लिया, तो वो क्या करता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लाइट आ रही थी वो उसे कहीं और लेके चला जा रहा. इट रिफ्रैक्ट्स इट, डिफ्रैक्ट्स इट, वो यहाँ वहां लेके चला जाता है, तो हमारी आंख पे उसकी इमेज नहीं बनती, तो हम देख नहीं पाते. बट व्हेन जब लेंस क्वालिटीज इंक्रीज हो गई और दूसरी चीजें जैसे कि माइक्रोस्कोपी का जो सेटअप है वो जब हम इवॉल्व कर गए, एक अच्छा माइक्रोस्कोप बनाने लगे, देन वी कुड सी ऑल दीज थिंग्स. तो वैसे ही एक स्कूल ऑफ थॉट है विच बिलीव्स दैट हर प्रोकैरियोट अपने आप को बचाने के लिए एक यूकैरियोट के अंदर, एक वेसिकल के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. बट इन एक्सचेंज ऑफ इट उसको जीवन दान मिले, इसके लिए वो क्या करता है कि जिसके अंदर गया है बोलता है कि भाई आपके पास जो काम है उसको मैं बांट लेता हूँ. आप एनर्जी चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, वो एनर्जी का आधा काम मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास वो मशीनरी है. तो हमारी जो यूकैरियोट्स है वो यूजुअली हाफ द वे मेटाबोलाइज करते हैं, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को सौंप देते हैं. मैं माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे सौंप देते हैं, हाउ डज माइटोकॉन्ड्रिया वर्क से मैं इसके ऊपर आपको वो दिखाऊंगा. अच्छा, जो आपने जो क्लिप देखी थी बायोविजन की, उसमें जो आप देखे ना मॉलिक्यूल्स, कुछ तो भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, कलर्ड स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया था. दो स्ट्रक्चर्स of those molecules which have been used in the animation are of actual shape and size, actual configuration. वो मॉलिक्यूल वैसा ही दिखता है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि हमने उसको कलर किया ताकि हमको मॉलिक्यूल अलग से नजर आए. अदरवाइज दोज मॉलिक्यूल्स लुक एग्जैक्टली लाइक दैट, जैसे कि एनिमेशन में यूज किया गया. So that why it took a lot of time for them to make that animation. But still it was the मतलब by flow क्या by mistake मुझे वो एनिमेशन मिल गया. अभी शायद वो फ्री नहीं है, वो लॉगिन के थ्रू ही मिलता है, उस यूनिवर्सिटी के लोग जब लॉगिन करते हैं तब मिलता है. एक ऐसे ही एक और मैं आप लोग को बताता हूँ, एक और साइट है नॉर्थ डकोटा. नाम सुना? नॉर्थ डकोटा एक स्टेट है यूएस में, तो उस नाम से नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी है. तो नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसमें एक है सेल विजन, ये क्या था, बायो विजन था, उसका नाम है सेल वर्चुअल सेल. वर्चुअल सेल, वर्चुअल सेल नाम का उनका प्रोजेक्ट है जिसमें हर सेल्युलर एक्टिविटीज को उन्होंने डिजिटली एनिमेट किया है. बट दे आर नॉट एज गुड एज दिस वन, बायोविजन के जितना सुंदर नहीं है, बट स्टिल दे हैव मेड इट. बहुत सारे प्रोसेस आपको वर्चुअल सेल नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी के साइट पे मिल जाएगा.
वो शायद देख सकते हैं, हर एक के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन बायो विजन का क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से है तो वो शायद उसमें कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ना आज 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 भी आपने कुछ नया जाना है। टाइम कितना हो गया देखते रहना, मुझे बता दो। इसके बाद क्लास होंगी शायद ना सर की। मैंने आज वॉच नहीं पहना। अच्छा 2 बजे है क्या? तो अभी कितने बजा है? थोड़ा और बात कर सकते हैं हम? अच्छा 12:50 हुआ, अभी 1 बजने का है। जरूर पूछिए। हम्म, पहला रीजन पहला रीजन ये कि वो ये बोलते हैं कि यदि मान लीजिए वो अपने किसी यूकैरियोटिक सेल के वेसिकल में है तो उसमें लाइजोसोमल एक्टिविटी क्यों नहीं होती है। क्योंकि कोई भी चीज यदि हमारी सेल बाहर से लेके आती है तो उसे फौरन समझती है, उसे मारने की कोशिश करती है, जैसे हमारे लाइजोसोम्स है ना। तो वो जब एनगल्फ कर गए, वैक्यूल्स हैं प्लांट्स में, सबसे ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं, तो ये जब एनगल्फ करते हैं तो उनका मेन है, तो उनके पास क्या रहता है उस वैक्यूल्स में, यूजुअली साइटोप्लाज्म के लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो उनको तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ा क्यों नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, ये बोले कोई सेल बाहर से नहीं आया है, ये हमारी सेल ने ऐसा ऑर्गेनेल बनाया है। और एनर्जी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने क्या किया है कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में रखा है, ऐसा नॉन बिलीवर का कहना है कि इट इज नथिंग बट। हाँ। हाँ। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि देखा जाए तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करता है कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एसोसिएशन है, वो ये मानता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आई थी। हम नाइट्रोजन बेस से हट के हम ऑक्सीजन बेस पे आ गए थे। हम नाइट्रोजन बेस्ड एनिमल्स जो थे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। CO2 और नाइट्रोजन बेस्ड एनिमल्स थे शुरुआत में, फिर वो धीरे धीरे ऑक्सीजन बेस्ड एनिमल्स होने लगे। तो उनका फूड इंटेक चेंज होने लगा, फूड अवेलेबिलिटी खत्म होने लगी। तो ये सब चीजें शो करती, इंडिकेट करती हैं ये बिलीवर लोगों के लिए। लेकिन जो अगेंस्ट हैं वो ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बॉडी नहीं, इवॉल्व यूकैरियोट क्योंकि अच्छा इवॉल्व सेल है, एक मेटाजोवन है, तो उसने क्या किया कि अपना एक ऑर्गेनेल बनाया जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी जरूरत पड़ती है, जितने भी एंजाइम जरूरत पड़ते हैं पायरुवेट से लेकर एंजाइम बनाने के लिए, वो सब एंजाइम्स के लिए जितने भी एंजाइम्स लगते हैं उन सब के एंजाइम्स को कोड करने वाला डीएनए पोर्शन को भी उन्होंने उसने माइटोकॉन्ड्रिया में ही रखा। और वहां पर उसने प्रोसेस दिया कि भाई आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को यूज करके वो एंजाइम्स बना सकते हैं जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। और क्योंकि यूज करने के बाद वो एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूक्लियस को उसने डबल मेम्ब्रेन किया था, वैसे ही इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं उसको भी इसने डबल स्ट्रक्चर में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ऐसा नॉन बिलीवर्स लोगों का कहना है। ये कोई नहीं, कोई प्रोकैरियोट वैकैरियोट नहीं है, ये हमारे सेल का ऑर्गेनेल है। एंड इट हैज गॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन विच इट परफॉर्म्स, दैट इज जनरेशन ऑफ एनर्जी, विच इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ लाइफ। तो वो जो लाइफ के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है वो प्रोड्यूस करता है। तो हाउ कुड वी अफोर्ड टू लूज इट, हाउ कुड वी अफोर्ड टू डिफंक्ट इट, और यू नो दैट उसको क्या कर डैमेज करने का कैसे सोच सकते हैं। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज उसको एक अलग प्रोटेक्शन दिया गया, ऐसा वो कहते हैं। अब लेकिन देखा जाए और एक एक प्रश्न है, यदि आप देखते हो तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है वहां पे यूजुअली देखा गया तो वहां कोई एंजाइम्स नहीं है, वहां सिर्फ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है। कुछ एंजाइम्स हैं जो यूबिक्विनोन नाम का है, साइटोक्रोम नाम का है, ये एंजाइम्स हम यूजुअली यूज नहीं करते हमारे पास। ये सब पहले प्रोकैरियोट्स के पास हुआ करता था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं। ना सपोर्ट करने वाले सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप गलत मतलब निकाल रहे हो। हमारी ही बॉडी का ये एक प्रकार का एवोल्यूशन है जिसमें एक अलग से सेल बनाया गया, एक अलग से सेल ऑर्गेनेल बनाया गया, उसको उसके काम करने की चीजों को अलग से दी गई,
उसके एंजाइम में तो जितना कुछ लगता है डीएनए वो दिया गया। तो सबने कहा कि जब यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में तो लीनियर डीएनए है, तो फिर उसने सर्कुलर डीएनए क्यों दिया? उसका एक्सप्लेनेशन नहीं उनके पास। तो ऐसे किसी पॉइंट्स पे वो सही होते हैं, किसी पॉइंट्स पे ये सही होते हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप ये मानता है कि नहीं नहीं, एक प्रोकैरियोट है जो यूकैरियोट के अंदर में एग्जिस्ट करता है इन म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करते हुए एग्जिस्ट करते हैं, दे दे लिव टुगेदर। जैसे आपने पढ़ा होगा कमेंसलिज्म, है ना, कमेंसलिज्म है, पैरासाइटिज्म है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ऐसा वो कहते हैं। हम्म। कुछ और पूछना है किसी को? ओके, तो ये भी आज आपने जो जाना, थोड़ा हाँ बोलो। हाँ, तो ये जो आपने जाना है आज, ये भी एक नई चीज है, समझिए, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक, देखिए एक बेस्ट तरीका है, यदि आपने कोई नई चीज जानी है, उसको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। अच्छा बताइए, टीचर को याद क्यों रहता है? कोई रीजन मालूम है आपको? बार बार बताते हैं, है ना, बार बार बताने के कारण हमें याद हो जाता है। और रही बात, जब कोई नई चीज जानते हैं, नई चीज मैंने पढ़ी, मान लीजिए जैसे ये पढ़ा है मैंने, ये जब भी पढ़ा था, जब मैंने नोट्स बनाए थे तभी मैंने ये सब चीजें पढ़ी थी। तो यूजुअली हमें किसी से शेयर करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू शेयर द फैक्ट व्हिच हैज बीन नोन बाय यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री हो रही है उस चीज की, यू शेयर इट विद समवन, किसी ना किसी के साथ शेयर करिए, आप देखिए वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कोई मूवी देख के आइए आप, उसकी स्टोरी आप मान लीजिए अगले दिन किसी दूसरे फ्रेंड को आप बताते हैं, वो स्टोरी आपको भुलाया नहीं जाता है। आप कभी भी बुलाइए, 10 साल बाद भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मैंने वो मूवी देखी थी, उसकी स्टोरी ये, जस्ट बिकॉज you have registered in your mind for the first time and you have reproduced it before someone। तो वो जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है हमारी माइंड की, माइंड उसको भी याद रखता है, रिप्रोड्यूस किया तो वो रिपीट हो जाता है, तो वो हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। यदि लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा तो रिपीटेशन नहीं होंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कभी भी भूल सकते हैं, बूढ़े हो गए तो भूल जाएंगे, उम्र हो जाएंगे तो भूल जाएंगे, समय निकल गया तो भूल जाएंगे। तो द बेस्ट वे, अब आप बोलेंगे कि सर मैंने आज जाना, लेकिन मैं इसको किसको बताऊं, आजकल कोई सुनता नहीं है। यस, मैं शायद बता चुका है, या फिर अच्छी बात बोली आपने कि माँ ही एक ऐसी वो है, सिंक है। सिंक मतलब हर चीज एब्जॉर्ब कर लेती है, वो उसे समझता होगा भी नहीं बालाजी, फिर भी वो तुम्हारी बात को करके सुनती जाएगी। शी माइट नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, यदि मान लो बालाजी वाली होंगी तो शायद तुमको 2 प्रश्न पूछे उसके ऊपर, जो तुम्हें अटका सकती है, प्रश्न पूछ के फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कुछ नया सुनते हैं तो ट्राई टू फाइंड इट आउट। हमारे पास आजकल रिसोर्सेज, बहुत आसान मीन्स हैं जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। यूज इंटरनेट, सर्च फॉर इट एंड पता लगाइए कि, और उसको किसी को बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, या मैंने कुछ बताया उसमें कुछ और एडिशंस हो गए, या मैंने नहीं बताई, हो सकता है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा, अब मैं उसके बाद फिर से, जैसे कभी आप में से किसी ने कभी क्वेश्चन रेज किया, तो जैसे कि आपने बोला था, अभी आपने पूछा मुझे कि जो नहीं मानते हैं वो क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है, मैंने इसके ऊपर सिर्फ उस समय जब मैंने पढ़ा था कुछ ही पॉइंट्स उन्होंने बताया जो नहीं मानते थे। अब लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी जग गई है कि क्या अभी और उसमें कुछ डेवलपमेंट है, या वो लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, मैं इस बारे में ढूंढूंगा। एनीवेज, 1 बज गया होगा, तो विल, हाँ बोलिए। यस ऑफ कोर्स।
नहीं तो एविडेंस तो वही है ना, वो हम जिस पॉइंट्स को बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट के अंदर हैं, तो प्रोकैरियोट के पूरे फीचर्स उसमें है ना। और प्रोकैरियोट जो जिस प्रकार से अपना सरवाइव करने के लिए जो फंक्शंस करता है, वो फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। हम जैसे बोलते हैं कि वो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है वो। उसका इनर स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, उसके पास अपना एक जीनोम है जो सर्कुलर है, जो वही एंजाइम्स क्रिएट करता है जो सिर्फ उसको क्रेब साइकिल में यूज होते हैं। है तो ये जो पॉइंट्स ये प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों को ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाते, कुछ बातों का अपोजिट वाले जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये सब बात बराबर है। क्या हम इवॉल्व नहीं कर सकते वैसे? तो बोले इवॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे अब देखा गया, तो जो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स अवेलेबल थे, वो जीन्स अमीबा केस में भी मिलते हैं, वही सीक्वेंसेस, वही कंसेंसस सीक्वेंसेस दिखते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च हो रहा है इस पे, तो वो प्रूफ बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स दिस बिलीफ। लेकिन एक बार हर पॉइंट पे, हर चीज पे हम कन्विंस हो जाएंगे, उसको जस्टिफाई कर लेंगे, देन वो एक थ्योरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, जैसे कि तुमने कहा कि पोस्टुलेट हो जाएगा। पहले क्या था ना, जब बायोलॉजिकल साइंसेस इवॉल्व हो रहा था, जब हम पढ़ना शुरू कर रहे थे, लाइक 1600 1700 में शुरू हो चुका था बायोलॉजी के बारे में लोगों ने चीजें एस्टैब्लिश करना। बट देर वॉज 200 ईयर्स ऑफ डार्क एज, 1900 तक, 1800 से लेकर या 1700 से लेकर 1900 तक, उसको हम साइंस में डार्क पीरियड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हुआ नहीं उन दिनों में। उतने दिनों में लोगों ने सिर्फ क्या किया ना, एडवेंचर किया, एक्सप्लोरेशन किया, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना। जैसे कि 1845 में तो डार्विन निकला था अपना बीगल लेके, शिप लेके। वो कहाँ पहुंच गया था वो? गैलापागोस आइलैंड्स पे। फिर वहां पे उसने स्टडी की। फिर ये सब चीजें 1900 में ही 1900 तक देखा जाए तो ढंग से कोई भी डिस्कवरी या काम नहीं होता। पीपल वर बिजी इन लैंड एक्विजिशन एंड एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी एंड रूलिंग पीपल, डोमिनेटिंग पीपल, मारना काटना, सिर्फ यही चल रहा था 200 साल। फिर जैसे ही 1900 शुरू हुआ, फिर आप देखोगे कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि जिन दिनों, मतलब देखा जाए बायोलॉजिकल साइंसेस में जितने भी माइलस्टोन्स मिलेंगे आपको, मैक्सिमम आपको 1900, मतलब लेट 1800 से लेकर आपको अभी तक में ज्यादा मिलेंगे। और उसके पहले कुछ कुछ, जैसे शारगाफ हो गया, जेमस विल्सन हो गया, या फिर वो रॉबर्ट हुक हो गया, मिलर्स थ्योरी हो गई, एवोल्यूशन के लिए रेडीज एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब पुराने हैं, 1600 1500 के हैं। हाँ, एंटोन फॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप बनाया, वो भी कब का है आपको मालूम है? 1400 का है। तो ऐसे ही बहुत पुराने पुराने, फिर देन ये बीच में गैप आ गया था। People were least bothered about the sciences. They were more bothered about their land acquisition, their expansion of territory, expansion of their power, expansion of their ability to dominate. तो दैट वे वो चीजें बदलती चली गई। अब वही है। तो जब शुरुआती तौर पे जब इसके जो थेरीज डेवलप होनी शुरू हुई, जैसे एम जी शेल्डन और टी श्वैन, जिनने सेल थ्योरी दी थी, तो उस समय उन्होंने भी क्या किया था, स्ट्रेटवे पोस्टुलेट्स बना दिए थे। मेंडल की जो बातें हैं वो भी स्ट्रेटवे पोस्टुलेट जैसे प्रिंसिपल जैसे यूज होने लगे, बिकॉज कुछ और चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज की तारीख में आपको ये बताना कि वो प्रोकैरियोट ही है, तो यू नीड टू प्रूव इट एवरी पॉइंट, ऑन एवरी एस्पेक्ट। तो वो एस्पेक्ट में जस्टिफिकेशन और प्रूविंग सिस्टम शुरू है। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी लोग बोलने लगे कि जो अमीबा में जो जीनोम हुआ, जो जीन्स हुआ मिलते थे, वो जीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट। तो लाइक वाइज ये चीजें हैं। अब ये एक नई बात है, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलती तो आप लोग पढ़िए, मुझे भी बताइए जो मैं नहीं जानता हूँ या मैंने नहीं बताया आप लोग को। तो वो तुम्हारा पॉइंट अच्छा था। ये कौन बात कर रहा था अभी, मुकुल? अनिकेत बोल रहा था। गुड अनिकेत। ऐसे मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसे इंटरेक्ट करो। आई वॉन्ट यू टू। हाँ बोलिए। फिर से पूछिए। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं हम। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक पोर्शन है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर रह रहा है। प्रोकैरियोटिक भी अपने आप में एक सेल है, यूकैरियोटिक भी अपने आप में एक सेल है। दोनों में फर्क क्या है कि सिर्फ एक के पास न्यूक्लियस है।
जो न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक मटेरियल जो बोलते हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में ऑर्गेनाइज हो गया है, पहले नहीं था। क्या यदि आप डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन या फिर बोलना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है ये क्या प्रोकैरियोट्स में होता नहीं था? क्या होता था, उनमें होता था, लेकिन उनमें कपल्ड था, यानी जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे इसमें यूकैरियोट्स में कैसा है, ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, एमआरएनए बनेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, फिर साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसलेशन होगा। तो ये कंपार्टमेंटलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि जब तक यूकैरियोट्स डेवलप हुए प्रोकैरियोट्स के बाद इवोल्यूशन में, तो इतने साल, इतने ये मतलब एजेस गुजर चुके थे, तो जो डीएनए जो है वो काफी बड़ा हो चुका था। हर रेप्लिकेशन में डीएनए बड़ा होता है, हर रेप्लिकेशन में डीएनए बड़ा होता है। आप सेकंड ईयर में आएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो जो बड़ा होता है वो रिपीट्स देते हैं, जिसको हम टेलोमेरिक रिपीट्स बोलते हैं। तो वो जो रिपीट्स मतलब हर बार डीएनए बढ़ता चला, कितने जनरेशन निकल गए प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक इवॉल्व होने में, उतने जनरेशन में उतना डीएनए बड़ा हो चुका है। तो वो बड़ा हो चुका है, तो फिर भाई अभी बड़ा हो गया, तो ये छोटा था बड़ा था, तो ये छोटा वाला भी जो कंटेंट था वो बड़े में है। क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट, तो हम ये मानते नहीं कि भगवान ने कि लेट देयर बी मैन लेट देयर बी वुमन, ऐसा करके वर्ल्ड क्रिएट नहीं हुआ है। ये हम इवॉल्व होते होते यहाँ तक आए। तो वो जो अभी देखो, इतना साइंस कहता है कि हम वही अमीबा से लेकर अभी तक में इवॉल्व होते होते आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे दिमागों से या दिमाग से चीज निकल गई है क्या, कि जैसे किसी ने कहा कि लेट देयर बी मैन, लेट देयर गॉड सेड दैट लेट देयर बी मैन, लेट देयर बी अ वुमन, एंड देन देयर लाइफ बिगेन। इज इट लाइक दैट? नो, चेंज हुआ है। आपको मालूम है कैसे आए हैं, लेकिन एक हमारी आस्था बनी थी। क्योंकि जैसे आप सुनोगे गैलीलियो की बात सुनोगे, गैलीलियो का भी ऐसी था। तब तक लोग बोलते थे कि सूरज हमारे चारों तरफ घूमता है, बट गैलीलियो ने 12th सेंचुरी में कब की तो बात है, गैलीलियो ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, सूरज नहीं घूमता, हम सूरज चारों तरफ घूमते हैं। तो लोग उसको पागल करार दिए थे। he was he was put behind the bars because the वो जो 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 बिलीफ था, हमारा जो बिलीफ सिस्टम था, रिलीजन जो वो मानता नहीं था, बिकॉज इट हैज गॉट समथिंग एल्स डिस्क्राइब्ड इन इट्स स्क्रिप्ट्स, तो इट वाज अगेंस्ट इट। तो he wasn't given credit, but later like गैलीलियो को वो इज्जत मिली। जैसे हमारे ग्रेगर मेंडल को बोलिए, वो सब जब इतना कुछ ऑब्जर्व करके वो जब प्रिंसिपल्स को जब लेके वो यूनिवर्सिटी ऑफ बेन में पहुंचे थे, तो व्हाट हैपेंड? नथिंग। ही सेड दिस इज ऑल रबिश। वहां के प्रोफेसर ने कहा था ठीक है सर, होगा तो होगा, आप रख दीजिए, मैं जाता हूँ। वो ही वाज अ मॉन्क, तो ही वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। ही पास्ड अवे 1900 में। जब लोगों ने काम करना शुरू किया तब उनको पता चला इसके बारे में, तो इट वाज पब्लिश्ड एट दैट टाइम 1901 में या 1900 में। हिज ऑब्जर्वेशन वाज पब्लिश्ड बाय 3 अलग साइंटिस्ट हैं। आप लोग पढ़ोगे आगे चल के या पढ़ चुके होंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं, कई बार पॉस्टुलेट करना पहले एक ट्रेंड सा सॉर्ट ऑफ था। डार्विन क्या पॉस्टुलेट नहीं किया उसने? मेंडल क्या पॉस्टुलेट नहीं किया? आज हम नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स भी हैं, क्योंकि उसने जितना एक्सप्लोर किया था, जितना एक्सप्लोर किया था उसके ऊपर एस्टैब्लिश कर चुके थे, हाइपोथेसिस डाल दिया उन्होंने, एक थ्योरी बना दी। बट लेटर वी केम टू नो, नो नो, देयर आर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, देयर इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। वैसे ही जैसे अभी डार्विन की बात आ गई, डार्विन के ऊपर भी न्यू डार्विनिज्म आ गया। हाँ, उस समय एक जमाना था, डार्विन के पहले की बात सुनेंगे तो एक बंदा था, क्या नाम था, लेमार्क। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी थी। इट वाज पोस्टुलेटेड, इट वाज इट वाज थोपोफाइड ऑन अस कि नहीं भैया ऐसा ही है। जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हो गई क्योंकि उसको खाने को नीचे मिलता नहीं था, तो पेड़ों में खाते खाते गर्दन ऊंची करते 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 कुछ जनरेशन के बाद उसकी गर्दन लंबी हो गई। देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट, हम सबने माना उस चीज को। बट लेकिन लेमार्क की यूज एंड डिसयूज बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर्स पे ही अप्लाई होती है। इट वाज मैक्सिमम जगह पे वो गलत प्रूव हो जाता है। तो ऐसा देयर वाज, जब कुछ भी मालूमात नहीं थी, देयर वाज नो बैकग्राउंड एट सम टाइम लाइक 1800 के पहले के, तो वहां जब नई चीजें पता लग रही है, 50 चीजों पे प्रूफ होता जा रहा, तो वो एक पॉस्टुलेट या फिर थ्योरी एस्टैब्लिश हो जाती थी। बट लेटर आज की तारीख में ऐसा हो गया कि हम बहुत सारी चीजें को बैकग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हमें कोई पॉस्टुलेट एस्टैब्लिश करना है
तो बहुत डिफिकल्ट है, हर एस्पेक्ट पर, हर लेवल पे हमें प्रूव करते चलना पड़ेगा ना। ओके, तो पहले ऐसे बातें तो हम दिन भर करते रहेंगे, अभी आप लोग की क्लास भी है नेक्स्ट। एनीवेज, तो आज के लिए बस इतना, फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से न्यूक्लियस के बारे में जानने की शुरू करेंगे। हाँ हाँ, तो फेस टू फेस तो हो ही रहा है, तुम लोग ऑन नहीं करते हो अपने कैमरा और कुछ नहीं। हाँ वो ठीक है, अब देर इज अ सिचुएशन लाइक दैट, अभी आज की सिचुएशन ही ऐसी, तो हम अभी कहाँ फेस टू फेस, वैसे भी हमारा मेरा फेस तो देख ही लेते हो आप लोग, आप लोग अपना कैमरा ऑन करोगे तो मैं आप लोगों को भी देख पाऊंगा, तो ऐसा है। ठीक है, लेकिन लोगों को कनेक्टिविटी की इशू आती है, बोलते हैं, इसलिए मना करते हैं। मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ऑन करोगे तो आई वुड बी हैप्पी टू सी यू ऑल। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, न्यूक्लियस का शुरू, थर्ड यूनिट शायद न्यूक्लियस शुरू होता है, न्यूक्लियस, तो हम वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी बैकग्राउंड हो गया, बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अभी एक और खास बात है, जैसे कि आप न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ रहता है ना। और सोचिए, वही न्यूक्लियस कैसे बना होगा, बहुत यदि सोचने की कोशिश करूंगा तो बड़े मजेदार चीज है, कि मैंने कहा था जब यदि कोई इन्वेजिनेट होता है तो पोर जरूर रहेगा, तो क्योंकि न्यूक्लियस वो इन्वेजिनेशन सेल के थ्रू बना है, इसलिए उसमें पोर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वो इन्वेजिनेशन से नहीं बना है, ये एक पॉइंट है जो ये वो बिलीवर्स को सपोर्ट करता है। यदि डबल मेम्ब्रेन बना होगा, यदि हमारी बॉडी ने, हमारे सेल ने ही उसको बनाया होगा, जो नॉन बिलीवर थे यदि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारी सेल ने ही उसको इवॉल्व किया है, तो यदि ऐसा है तो उसको पोर्स क्यों नहीं है ना। क्योंकि जब एक सेल एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला जब इन्वेजिनेट करेगा तो पोर बनना चाहिए, पोर रहना चाहिए। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि डेवलप, जैसे गैस्ट्रोला की बात किया था, वो जब सेल्स अंदर रहते हैं तो ब्लास्टोपोर जो है वो एक ओपनिंग रहती है जो हमेशा रहती है, या तो वो माउथ बनता है या फिर एनस बनता है। अच्छा, जिसमें माउथ बनता है उनको कुछ कहते हैं, और जिनमें वो ओपनिंग एनस बनता है उन्हें कुछ कहते हैं, किसी को मालूम है? ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रोला फॉर्म होता है ना, तो आपको मालूम होगा ब्लास्टोसील के ब्लास्टोपोर के थ्रू से सेल्स, ब्लास्टोमियर्स जो हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं, और एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, एक और गैप क्रिएट होती है, उसको ब्लास्टुला पूरा पचक जाता है, एंड एक नया कैविटी क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं आर्केंटेरॉन। और वो जो ओपनिंग रहती है वो या तो माउथ बनता है या फिर एनस बनता है। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें वो एनस बनता है, और कुछ एनिमल्स हैं जिनमें माउथ बनता है। जिनमें माउथ बनता है तो एनस अलग से बनता है बाद में डेवलपमेंट में, और जिनमें वो एनस बनता है तो उनका माउथ अलग से बनता है। इन दोनों को अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। पता लगाइए, तो पढ़े होंगे आपने, बस याद नहीं है अभी फिलहाल, कभी तो भी ये टर्म के आपने मस्ट हैव कम अक्रॉस। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल मीट द नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए बाय। थैंक यू। थैंक यू।